हेलो फ्रेंड्स, ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है एनसीएफ 2005। वो एनसीएफ 2005 हर एक उस छात्र अध्यापक या अध्यापक को जानना बहुत ज़रूरी है जो शिक्षण के कार्यों में अपना योगदान देने जा रहे हैं या दे रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसी के अनुसार ये हमको गाइड करके बताया गया है इसमें कि हम एक अध्यापक का आगे उसमें योगदान क्या है, किस प्रकार वो आगे अपने शिक्षण कार्य को कैसे करेगा जिससे कम समय में अधिक अधिगम की पूर्ति हो सकती है बिना किसी रुकावट के। तो आइए हम शुरू करते हैं, जानते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। इसका जो पूरा नाम है वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसी से शॉर्ट में लेके बनाया गया है एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ के कार्य क्या है, एनसीएफ क्या करता है, कब इसने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बारे में यहाँ सब कुछ हम जानेंगे। तो देखिए एनसीएफ क्या करता है। एनसीएफ हमारा भारत लेवल पे बनाई गई, मतलब हमारे इंडिया लेवल पे बनाई गई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, इसका मुख्य कार्य क्या है, जो विभिन्न पाठ्यक्रम, जो हमारे पाठ्यक्रम क्या हैं, साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और जो हमारे शिक्षण विधियां हैं यानी शिक्षण प्रथाएं हैं, शिक्षण प्रथाओं पर क्या करता है, इन तीनों पे दिशा निर्देश देता है, यानी दिशा निर्देशन का कार्य करता है। अब आपको एनसीएफ 2005 का आपको एक आउटलाइन बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि एनसीएफ क्या करता है। 2005 ये हमारे भारत देश में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण प्रथाओं पे दिशा निर्देश देता है। ठीक, अब इसको हम 2005 क्यों कहते हैं, एनसीएफ को 2005 क्यों कहते हैं, तो देखिए एनसीएफ ने जो ये 2005 है ये इसकी चौथी रिपोर्ट है। एनसीईआरटी के अनुसार सन 2005 में एनसीईआरटी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी विभिन्न निर्देशन के कार्यों को लेके। तो ये चौथी रिपोर्ट हमारी 2005 में आई। पहली रिपोर्ट 1975 में, यानी इसकी पहली रिपोर्ट 1975 में, दूसरी रिपोर्ट 1985 में, 88 में, 88, और तीसरी रिपोर्ट 2000 में आई थी एनसीएफ की। 3 रिपोर्ट अब तक ये आ चुकी हैं, पहली रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट और ये तीसरी रिपोर्ट, और जो चौथी रिपोर्ट आई ये 2005 में आई और आज तक यही प्रभावित है, एनसीएफ 2005 प्रभावित है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका इस तरह से ये आपका स्लोगन था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, ये इसका मुख्य स्लोगन था और इसी पे इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो अब एनसीएफ का पूरा डाटा आपको समझ में आ गया। पहली रिपोर्ट 1975 में आई थी इसकी, दूसरी रिपोर्ट 1988 में, तीसरी 2000 में और चौथी रिपोर्ट जो आई वो 2005 में आई और वो आज तक वही प्रभावी है, यही चल रही है, जिसका मुख्य स्लोगन था लर्निंग विदाउट बर्डन। अब हम जानते हैं कि इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानते हैं।
एनसीएफ के उद्देश्यों को जानते हैं कि एनसीएफ के कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहला जो उसका उद्देश्य है कि अधिगम से रटने की क्षमता, मतलब रटना बिल्कुल ख़त्म किया जाए, यानी रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करना। रटने की प्रवृत्ति समाप्त करना। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रटना पड़ता है, जैसे जो आपके सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, वो तो रटना ही पड़ता है। लेकिन इनका मतलब मानना ये था कि हम हर चीज़ों को रटें ना, कुछ चीज़ों को ऐसे समझें, मतलब ऐसे इस प्रकार पढ़ें कि हमको रटने की आवश्यकता ना हो और वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए, बैठ जाए। तो पहला उद्देश्य था रटने को समाप्त करना, यानी शिक्षण से इस प्रकार बच्चों को शिक्षित किया जाए कि वो रटे ना, समझने पे ध्यान दें। तो ये उसका पहला उद्देश्य हो गया, रटने की प्रवृत्ति समाप्त करना। और बच्चों के अंदर जो ज्ञान है, या वो जो ज्ञान किताबों से प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को उनके बाहरी परिवेश से जोड़ दिया जाए। मतलब पुस्तकीय ज्ञान को इस तरह से कह सकते हैं, पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, इसने इस पे जोड़ दिया कि जो किताबों का ज्ञान है, उस ज्ञान को हम बाहरी ज्ञान से जोड़ते हैं। फिर आगे बताया उन्होंने कि कक्षा में जो परीक्षा का प्रणाली हो वो लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो। ऐसा नहीं कि सत्र भर में हम पूरे एक परीक्षा ले लें, उसी के आधार पर निर्णय कर दें। नहीं, परीक्षा की जो प्रणाली हो एकीकृत हो और लचीली हो। परीक्षा प्रणाली एकीकृत एवं लचीली, इस पे जोड़ दिया। अगला उन्होंने बताया पाठ्यक्रम को इतना समृद्ध बना दिया जाए, ठीक है, कि वो बिल्कुल पाठ्य पुस्तकों से परे हो जाएं। यानी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों से परे हों, यानी पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए इस तरह से कह सकते हैं हम, पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए, पाठ्यक्रम को समृद्ध कर लिया गया। और छात्रों में लोकतांत्रिक राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाने के लिए, यानी बच्चों में लोकतांत्रिक राष्ट्रीयता, एकता की भावना बढ़ाने हेतु, इसका भी मुख्य उद्देश्य ये भी था। ठीक है, देखिए, रटने की प्रवृत्ति समाप्त किया, इस पे जोड़ दिया। किताबी ज्ञानों को हम उसके व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ सके, उस पर पढ़ा गया। परीक्षा प्रणाली हमारी एकीकृत एवं लचीली हो, पाठ्यक्रम समृद्ध हो ताकि वो पाठ्य पुस्तकों से परे हो, यानी ऐसा नहीं कि केवल पुस्तकों का ज्ञान ही उसका बेस बने। साथ ही साथ बच्चों में लोकतांत्रिक राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, सीखने को आनंददायक बनाया जाए। उसने कहा सीखने को आनंददायक बनाया जाए। सीखने को आनंददायक बनाया जाए। साथ ही साथ और किस पे बात जोड़ दिया, आत्मनिर्भरता और सम्मान, आत्मनिर्भरता और सम्मान को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, ये देखिए इन्हीं यही पॉइंट शामिल किए गए हैं राष्ट्रीय पाठचर्या में। ठीक है, और
सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार दिया जाए। ठीक, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसी बेस पे आजकल जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो निःशुल्क होती है। ठीक है, यानी शिक्षा का समान अधिकार, इस तरह से कह सकते हैं, उनका नामांकन हो, उनमें ठहराव हो। ये तो हो गए मुख्य जो पॉइंट हो गए जिसके उद्देश्य में रख कर हमारे एनसीएफ की रूपरेखा तैयार की गई। अब हम इसके कुछ शॉर्ट में कुछ मेन पॉइंट को जान लेते हैं कि आखिर फोकस किस पे किया गया, वो जानते हैं। यानी मेन पॉइंट, इसको मेन बिंदु, मुख्य बिंदु मान के कहें तो जो उद्देश्य तो शामिल हैं ही, साथ ही जिन मुख्य 3 बिंदुओं पे चर्चा की गई है उसको हम जान लेते हैं। इसमें कह सकते हैं मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु। देखिए, मुख्यतः कुल 3 मुख्य बिंदुओं पे चर्चा की गई है इसमें एनसीएफ में। अब उन तीनों बिंदुओं को हम जानते हैं। देखिए, पहला जो है एनसीएफ 2005 में जो शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में है, एक उत्प्रेरक के रूप में है। कुल मिला के कह सकते हैं बिल्कुल ये बाल केंद्रित शिक्षा पे है। यानी एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका केवल एक उत्प्रेरक की है। वो बच्चों के अंदर उत्साह जगाएगा, उनको मोटिवेट करेगा ताकि वो अधिगम करने के लिए स्वतः ही तैयार हो। ठीक, पहली चीज़ ये, केवल वो जगाने वाले का काम करेगा, उत्प्रेरक है। दूसरी जो पॉइंट है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि बच्चों का जो आकलन होगा वो सत्र में एक बार नहीं, उनकी दैनिक गतिविधियों के आधार पर आकलन होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि एनसीएफ 2005 में बच्चों के आकलन का, यानी बच्चों के आकलन का मतलब बच्चों के शैक्षिक अधिगम का, ठीक है ना, बच्चों के आकलन की दैनिक गतिविधि उत्तम है। ठीक है, यानी उन्होंने बताया कि वह केवल एक बार या 2 बार के मूल्यांकन से काम नहीं चलेगा। ये जो आकलन उनका चलता रहेगा, आकलन मूल्यांकन जो भी चलता रहेगा, ये दैनिक यानी डेली के रूटीन में बच्चा क्या कर रहा है उन सबको आपको नज़र में रखना है। तीसरी सबसे बड़ी बात बताई, त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र दिया। अर्थात बच्चों को प्राथमिक स्तर पे उनकी क्षेत्रीय भाषा के बारे में या उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। त्रिभाषा सूत्र में कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी, शिक्षा का माध्यम जो होगा वो या तो मातृभाषा होगी या फिर उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी। ठीक है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा का जो माध्यम होगा या तो मातृभाषा या तो क्षेत्रीय भाषा होगा। ठीक, उसके बाद त्रिभाषा है, तो एक भाषा तो हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो गई। अब हम, ये पहला स्तर था, यानी फर्स्ट स्टेज पे प्रथम स्तर जो था उसमें प्राथमिक शिक्षा, हमारी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षाओं का माध्यम होगा वो तो मातृभाषा या त्रिभाषा होगा। द्वितीय स्तर में यानी दूसरे स्तर पे जो हमारी भाषा होगी वो हिंदी, इंग्लिश या सीधा हम हिंदी इंग्लिश इसलिए इसका नाम ले रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में सब यही चीज़ें चल रही हैं, हिंदी इंग्लिश चल रही हैं। या फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं, वो आधुनिक भाषा
कह सकते हैं आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, ये होगा शिक्षा का माध्यम। ठीक है, दूसरे स्तर पे हिंदी इंग्लिश या आधुनिक भाषा, और तीसरे स्तर पे भी यही चीज़ें आएंगी, हिंदी इंग्लिश या फिर आधुनिक। अब मान लीजिए उसने दूसरे स्तर पे हिंदी पढ़ा तो तीसरे स्तर पे इंग्लिश पढ़ ले, या दूसरे स्तर पे इंग्लिश को पढ़ा तो तीसरे स्तर पे हिंदी को पढ़े। यानी 3 भाषाओं का ज्ञान उन्होंने बताया कि जरूरी है। और सबसे जो मेन पॉइंट उन्होंने बताया है वो क्या कहते हैं, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ये इसके मुख्य बिंदु हैं। शिक्षा बिना बोझ के, तो जब शिक्षा बिना बोझ के तो कह सकते हैं मोस्टली ये गतिविधि आधारित शिक्षा है ना, गतिविधि आधारित शिक्षा। तो ये रहा हमारा NCF 2005, जिसके मुख्य बिंदुओं को हमने कवर कर लिया। एक बार रिवाइज करते हैं इसके मेन पॉइंट को। क्या है, इन्होंने बताया कि शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होगी और हमारा जो बालक होगा वो केंद्र में होगा। ठीक है, उसी के अनुसार शिक्षक क्या करेगा, उनको सिर्फ केवल मार्गनिर्देशन करेगा, डायरेक्शन देगा और उनके अंदर उत्साह को जगाएगा, जिज्ञासा भरेगा, ताकि वो सीखने के लिए स्वतः प्रेरित हों। दूसरा, NCF 2005 में बच्चों के आकलन की जो दैनिक गतिविधि है वही उत्तम है। ठीक है, यही विधि उत्तम है, यही तरीका सही है। यानी वर्ष में एक बार मूल्यांकन होना ये कोई मूल्यांकन का सही तरीका नहीं है। त्रिभाषा सूत्र दिया। त्रिभाषा सूत्र में उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर में जो शिक्षा का माध्यम होगा या तो बच्चे की मातृभाषा होगी या तो उसके क्षेत्रीय भाषा होगी। उसके बाद दूसरे स्तर पे वो किन्हीं एक भाषा को पढ़ेगा, फिर तीसरे स्तर पे एक भाषा को पढ़ेगा। तो वो भाषा उसके परिवेश के अनुसार हो सकती है, उनके लोकेशन के अनुसार हो सकता है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ेगा। और सबसे मुख्य बिंदु इनका यही है, शिक्षा बिना बोझ के, यानी गतिविधि आधारित शिक्षा होगी। तो इस प्रकार NCF 2005 के बारे में हमने मुख्य बिंदुओं को पढ़ लिया। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में हम इस प्रकार नए टॉपिक से। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमको जरूर देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।